हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज मैं आपको मोबाइल फ़ोन में जो एमोलेड एलसीडी आ रही है, जैसे A30, A50, A70 या और भी जो मॉडल्स हैं, इनके अंदर जो एमोलेड एलसीडी का जो ग्राफिक सेक्शन है उसको मैं काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मोबाइल फ़ोन में थ्योरी होती है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए, ये तो हमारा चैप्टर है, लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ, ये बातें ऐसे लोग जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कर चुके हैं, दोनों लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं बच्चों के जिनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और किसी किसी को तो 15 साल का एक्सपीरियंस है। वो सभी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और हो सकता है ये वीडियो मेरा देख भी रहे हों। तो जब वो कॉल करते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के लिए, तो वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं जस्ट यही पूछता हूँ सबसे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो वो जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो मैं पूछता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब कहाँ फंस जाते हो, नहीं रिपेयरिंग कर पाते हो। तो पता है आपको उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब ये होता है कि जो आजकल नए नए सर्किट्स आ रहे हैं ना, वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको सर्किट पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर जो अभी लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे आप मेरे पास ज्वाइन कीजिए या किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए, तो आपके सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि यदि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो और वहाँ पे आपको सर्किट्स की नॉलेज नहीं मिलती है, तो फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको फिर से किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हम 100% प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जितना ज़रूरी प्रैक्टिकल है, मुझे लगता है उतना ही ज़रूरी थ्योरी है। आईसी को निकालना और लगाना, अगर आपको मैं 10 दिन की ट्रेनिंग दूं और आप एसएमडी की एयर और हीट को कंट्रोल करना सीख गए, उसकी हैंडलिंग सीख गए, तो आप आईसीज को ईजिली निकाल के लगा सकते हो। जो 10 साल से लोग काम कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है बीजीआईसी को निकालना और लगाना। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 साल बाद भी वो सर्किट चार्ट में फंस जाते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि बड़ी बड़ी मशीनों को देख के, ठीक है, बड़े बड़े सेटअप्स को देख के कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स करने जाओगे या जहाँ भी ज्वाइन करोगे, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करनी है कि वहाँ पे सर्किट की कितनी नॉलेज आपको मिलने वाली है। मैं 12 साल से रिपेयरिंग कर रहा हूँ और हर दिन मुझे भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपडेट कहाँ से करते हैं। हम अपडेट वहाँ से करते हैं इंटरनेट से, या फिर सर्किट को स्टडी करके, या फिर हमारे ऊपर भी जो होता है हम उनसे कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मुझे तो हंसी तब आती है कि जब मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ और 20 या 22 या 25 दिन का कोर्स करने के बाद बच्चे बोलते हैं कि हम 100%, मतलब 80% हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, 90% हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, हम कोई भी फ़ोन हमारे शॉप से रिटर्न नहीं जाएगा। मैं 12 साल से काम करता हूँ, मेरे से भी रिटर्न होता है मोबाइल फ़ोन। 100% तो रिपेयरिंग होती ही नहीं है। 80% अगर आप फ़ोन्स को रिपेयर कर देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे देख के अजीब लगता है। तो क्या है कि आजकल क्या है, ट्रेंड चल गया है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का। तो बस मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी ज्वाइन करो, आप मेरे पास ज्वाइन करो, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो। मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपनी जगह सब सही हैं। तो आप फोकस करना कि प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन थ्योरी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्टीट्यूट में आप थ्योरी नहीं सीख के ना और सर्किट्स को नहीं समझ पाए ना, तो समझ लो कि आपने मात्र 20% रिपेयरिंग सीखी है और 80% खाली है, और एक ना एक दिन फिर 1 साल बाद आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है और वो कुछ ट्रैक्स को सर्च करने में 3-3 महीने उनको लगते हैं। ठीक है, डीपली मतलब सर्च करने में कि ट्रैक्स वहाँ से आ रहा था तो क्यों आ रहा था। और जब वो ट्रैक्स मिलता है तो इतनी खुशी होती है। तो आप समझ सकते हैं
कि कितना डीप नॉलेज होना चाहिए सर्किट्स का। तो अगर आपको कहीं सर्किट्स का अच्छा नॉलेज मिलता है ना, तो फिर आप लकी हैं और आपके पैसे वसूल हैं, समझ लो। तो इस सर्किट्स को थोड़ा सा आप फोकस करना, ठीक है। इस बात पे कभी मत जाना कि हम 100% प्रैक्टिकल कराते हैं, आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, तो आज का जो चैप्टर है मेरा, जो आज का चैप्टर है डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन का, मैं आपको ना एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप एक एक लाइन को समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा, अच्छा मतलब जैसे सपोज करो डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आपने डिस्प्ले चेंज कर ली, ठीक है। आपने उसको वॉश करके देख लिया, उस पर GRs चेक कर लिए जो कि नॉर्मली करते हैं, और उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम है तो फिर हमें ट्रैक्स पे जाना पड़ता है, और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उनको सर्किट की नॉलेज नहीं होती है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर सर्किट नहीं आता है और फिर से दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, तो फिर आज ही क्यों ना हम डिसाइड करें कि हमें सर्किट पे फोकस करना है, ताकि आपको फिर से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करना पड़े। तो चलिए, मैं आपको आज ग्राफिक सेक्शन को एक्सप्लेन करता हूं और आप इसको समझो, जानो और इसकी इम्पोर्टेंस को समझो। हम लोग जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उसमें प्रैक्टिकल तो कराते ही कराते हैं, लेकिन हम लोग ना सेक्शन वाइज सर्किट्स को एक्सप्लेन करके और बोर्ड में, ऑन बोर्ड में चेक भी कराते हैं वोल्टेजेस और GRs, और ये भी बताते हैं कि लाइंस कहाँ से आती है डीप में। एक होता है बेसिक नॉलेज, एक होता है डीप नॉलेज। तो हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे सर्किट्स को समझें, और काफ़ी डीपली हम लोग नॉलेज को छुपाते नहीं हैं, जितना हो सके, जितना हमें पता है ज़रूर से बताते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप समझेंगे, और इस सर्किट को समझने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक सर्किट है सैमसंग A50 का, जैसा कि आप ये डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, और इसी के अंदर मैं आपको ना इसका जो ग्राफिक डिस्प्ले सेक्शन है उसको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस फाइल को, हम PDF फाइल को ओपन करते हैं एडोब रीडर में। ये ओपन हो गया। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ज़रूर मैं आपको आंसर करूँगा। तो चलिए, मैं डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन अब निकालता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, ये आला, यहीं पे A50 की डिस्प्ले कनेक्ट होती है। तो आज का जो हमारा फॉल्ट रहने वाला है वो ये है कि यदि मोबाइल फ़ोन A50 या कोई भी एमोलेड LCD जिस फ़ोन में लगी हो, उसके ग्राफिक्स ना आ रहे हों, या डिस्प्ले में कोई लाइनिंग आ रही हो, या डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो उसको रिपेयरिंग करने के पहले हम उसके सर्किट को समझेंगे कि इसके सर्किट में जितनी भी ट्रैक्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कितने वोल्टेजेस आते हैं, और किस ट्रैक के ख़राब होने से मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको कि काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डीप में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इस वीडियो को वही लोग देखें जो डीप नॉलेज लेना चाहते हैं। यदि आप मतलब क्विक रिपेयरिंग करना चाहते हो, शॉर्टकट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को शूट करने में, बनाने में, समझाने में, और आप लोग स्किप कर देते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है ऐसा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है OCTA LDO FHD प्लस डिस्प्ले। ये है आपका डिस्प्ले सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन। और चूंकि लाइट सेक्शन भी डिस्प्ले के साथ इंक्लूड होता है, तो इसमें हम लाइट के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। ये सेक्शन यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये नया लाइट एंड ग्राफिक सेक्शन है, जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है, जहाँ पे डिस्प्ले कनेक्ट होती है, ये 38 पिन का कनेक्टर है विथ ग्राउंड पिन, विथ सपोर्टिंग पिन, ओके। और इसकी मैं एक एक पिन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए,
कि पिन नंबर 4, 6, 8, 10 ये जो दी हुई है 22 तक, यहाँ पे लिखा है LCD MIPI-D2P। ठीक है, देखो ये जो MIPI लिखा है ना, तो ये MIPI का फुल फॉर्म होता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ठीक है, और ये लाइन चाहे IPS हो चाहे एमोलेड हो, सब में होती है। और इसको एक टेक्निकल वे में इसको DSI लाइन के नाम से जाना जाता है। DSI का मतलब होता है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। ठीक है, और ये जो पूरे ट्रैक्स होते हैं ये पूरे CPU से कनेक्ट होते हैं। और आपको पता है, आपने देखा होगा जैसा कि आप देखो इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के पास ना पैकेज कॉइल्स लगी होती है, आपने देखा होगा कई बार। तो ये जो पैकेज कॉइल्स होती है ना, इन्हीं ट्रैक्स में लगी होती है। ठीक है, DPDN पिन भी बोलते हैं इनको। और इन ट्रैक्स के थ्रू पूरे ग्राफिक के जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो इन्हीं ट्रैक के थ्रू आते हैं। तो ये कितने ट्रैक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रैक्स हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राफिक के लिए ये पूरी पिनें हैं, और इन पिनों के ट्रैक्स में पैकेज कॉइल्स लगी होती है, राइट। तो इसको कैसे डायग्नोज करना है, कैसे इसको GR कैसे चेक करना है, ये कॉइल्स का ट्रैक कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिकल में हम क्लासेस में बताते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल बता देते हैं जिससे कि फिर आप कोई भी फ़ोन आए तो ईजिली आप उसको ट्रैक कर सको। तो इन लाइन्स में अगर प्रॉब्लम आएगी तो ग्राफिक्स का इशू आता है हमारे फ़ोन के अंदर। अब देखो नीचे की पिन एक और है। अब इधर आते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे लिखा है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3। ठीक है, पिन नंबर 1 और 3 में लिखा है VDD LCD ELVSS -4P4। ओके, मतलब यहाँ पे VDD की LCD के लिए ELVSS की सप्लाई आती है जो -4.4 वोल्ट की सप्लाई होती है। और इसके अलावा यहाँ पे 9 और 10 नंबर जो पिन है, 7 और 9 नंबर पिन में भी एक सप्लाई आती है जो है VDD LCD ELVDD 4P6 यानी 4.6 वोल्ट की सप्लाई है। और इन दोनों सप्लाई के ट्रैक में 2 कैपेसिटर ग्राउंड है जो इन सप्लाई को फिल्ट्रेशन के लिए लगे हैं। और मैं आपको बता दूं जितनी भी एमोलेड LCDs होती है ऑलमोस्ट उसमें ग्राफिक ड्राइवर लगा होता है। और ये जो दोनों सप्लाइयाँ -4.4 वोल्ट और +4.6 वोल्ट की जो सप्लाई होती है ग्राफिक के लिए आती है। और हमेशा ऑलमोस्ट ग्राफिक ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये सप्लाई मिसिंग होती है तो हमारे ग्राफिक्स नहीं आएंगे। तो ये जो दोनों ट्रैक्स हैं वो आते हैं, ये बगल में एक ग्राफिक IC लगी है, इसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ग्राफिक IC है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है VDD LCD ELVDD सॉरी ये नहीं, ये यहाँ लिखा है VDD LCD ELVDD 4.6 वोल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं VDD LCD ELVSS 4.4 -4.4 वोल्ट। तो ये जो 2 सप्लाइयाँ होती हैं यहाँ पे, ये जो 2 सप्लाइयाँ मैंने आपको बताया, ये सप्लाइयाँ आती हैं ग्राफिक्स के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर 11 और 13। ठीक है, ये 2 जो पिनें हैं, तो इसके अंदर देखो ये जो रेड वाली जो पिन दिख रही है यहाँ पे VDD LCD ELA VDD 7P3, ये आती है डिस्प्ले की लाइट के लिए। क्योंकि जितनी भी IPS LCD होती है और एमोलेड LCD होती है, इसका जो लाइट सेक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जब क्लासेस देते हैं तो ये दोनों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एमोलेड में डिस्प्ले का क्या सर्किट होता है और IPS में क्या होता है। तो ये एक्चुअली में एमोलेड है, तो इसके लिए लाइट के लिए 7.3 वोल्टेज की सप्लाई आती है। और ये जो वोल्टेजेस की सप्लाई जो आती है वो इसी IC ग्राफिक IC से आती है जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया। तो जब ग्राफिक IC को समझाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे जनरेट होती है। तो अगर इस पिन में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे डिस्प्ले की लाइट का इशू आएगा हमारे फ़ोन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है VDD LCD 3PO यानी 3.0 वोल्ट VD LCD के लिए आती है। और यहाँ पे VDD LCD 1.8 वोल्ट, ये डिस्प्ले के लिए कोर वोल्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये बोथ वोल्टेजेस, और ये वोल्टेजेस तभी आती हैं जब डिस्प्ले कनेक्ट होती है हमारे फ़ोन के अंदर। जो डिस्प्ले को काम करने के लिए ये कोर वोल्टेजेस होती है 3.0 और 1.8 ऑलमोस्ट हर फ़ोन में आती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिन है 17 नंबर जो पिन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन है अनेबल ऑन 1
और ये 18 नंबर पिन, 19 नंबर पिन है अनेबल ऑन टू। देखो पहले के जो मोबाइल फ़ोन होते थे ना उसके अंदर LCD लाइट आईसी को अनेबल होने के लिए CPU से एक ट्रैक्स आते थे, आपने पढ़ा होगा 6 पिन की जो आईसी होती थी। तो एक्चुअली में अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं ना उसमें जो एनेबल जो सप्लाई आती है वो LCD कनेक्टर के थ्रू आती है, जब LCD कनेक्ट होती है तब आती है। तो एक यहाँ पे एनेबल सप्लाई है LCD के लाइट के लिए, और ये जो दूसरी एनेबल सप्लाई है वो ग्राफिक्स के लिए। तो ये 2 एनेबल पिन यहाँ पे दी हुई हैं, राइट। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे है DISPTE FG एरर। देखिए अगर IPS LCD होगी तो TE लाइन काम करेगी, और एमोलेड LCD होगी तो FG एरर ERR एरर याली पिन काम करेगी। इसको हम ट्रांसमिशन एरर के नाम से जानते हैं। जो हमारा जो LCD होता है ना उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स का इशू आता है जिसको हम ट्रांसमिटिंग एरर्स के नाम से जानते हैं, तो इस पिन के कारण आता है। और जब हम क्लासेस लेते हैं तो इसकी पूरी डिटेल विथ फिगर दिखाते हैं कि जब ट्रांसमिशन एरर आता है तो फिर हमारी जो पिक्चर क्वालिटी होती है उसमें क्या क्या एरर्स आते हैं। तो थोड़ा ही लंबा पार्ट है तो इसको इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मतलब इस FGERR जो पिन होती है इससे ट्रांसमिशन एरर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक पिन है 29 नंबर पिन है, इस पे लिखा है LCD डिटेक्शन, ठीक है। और ये जो पिन है इस पे एक रजिस्टेंस के थ्रू VDD-QPERI AP1.8 वोल्ट की सप्लाई इस रजिस्टर के थ्रू पुल अप वोल्टेजेस आती हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना VDD-QPERI AP1.8 वोल्ट की सप्लाई, ये सप्लाई ना बहुत जगह जाती है। ये हॉल आईसीज पे भी जाती है, TZEC की जो ड्राइवर होता है वहाँ भी जाती है, थर्मिस्टर पे भी जाती है जो टेम्परेचर सेंस करता है, ऑडियो सेक्शन में भी जाती है, सिम डायरेक्शन सेक्शन में भी जाती है। तो ये सप्लाई काफ़ी जगह जाती है, और अगर ये सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये पुल अप वोल्टेजेस इन रेजिस्टेंस के थ्रू इस ट्रैक पे मिले हैं, LCD डिटेक्शन की पिन पे मिले हैं, ठीक है। तो ये जो LCD डिटेक्शन की जो पिन होती है ना, ये मेनली जब LCD डिटेक्ट होती है उसके बाद ही ये जो हमारी एनेबल पिन ऑन होती है। तो ये जस्ट डिटेक्शन की पिन है जिससे पता चलता है कि हमारी LCD हमारे कनेक्टर से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद से नीचे देखते हैं, देखो अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे TSP लिखा है ना, TSP 3.0 VDD TSP 3.0, यहाँ लिखा है TSP SDA यानी डेटा की पिन है 1.8, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है TSP इनिशियलाइज INT यानी इनिशियलाइजिंग पिन होती है, और यहाँ पे TSP क्लॉक 1.8। ये जो 4 पिन आप देख रहे हो ना, 1 2 3 और ये 4, ये सब टच की पिन है। यहाँ पे जो टच स्क्रीन हमारी वर्किंग होती है, इनिशियलाइज होती है, इसके लिए 3.0 वोल्ट 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है जिससे कि हमारी टच काम करती है। और यहाँ पे जो इनिशियलाइज पिन है टच की, इस पर भी एक पुल अप वोल्टेज आती है VDD-QPERI AP1.8 वोल्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा, कि ये जो पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टेंस होती है जिस पर कोई 1.8 या 2.8 की सप्लाई आती है, तो इसका जो फंक्शन है एक 1 और 2 आवर का चैप्टर है। अगर आप एक बार समझ गए पुल अप वोल्टेज क्या होता है, पुल डाउन पुल अप थ्रू द रेजिस्टेंस, तो ये सर्किट्स आपको बहुत ईजी समझ में आएंगे कि ये रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई अगर इस पिन पे दी जाती है तो वो फिर लो और अब जो सप्लाई आती है उसका क्या यूज़ होता है हमारे सर्किट में। क्योंकि ये सब चैप्टर्स बड़े हैं, तो हम जब अब जैसे हम YouTube वीडियोस बनाते हैं तो इसमें तो टाइमिंग का इशू होता है, लेकिन जब हम क्लासेस देते हैं तो ये सब एक बार एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। उसके बाद बच्चे जब भी डिस्प्ले सेक्शन को पढ़ते हैं तो फिर उनको फिर दोबारा ये सब चीज़ें नहीं समझाना पड़ता है। तो आपने इस तरीके से देखा कि ये सब वोल्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो टच के लिए भी आती है और लाइट के लिए भी आती है 7.3, एंड ग्राफिक्स के लिए -4.4 ये जो देख रहे हैं, एंड +4.6 ये सब वोल्टेजेस आती हैं, और इस तरीके से हमारी LCD काम करती है। तो और इसके अलावा मैं बता दूं, जब ट्रबल शूटिंग्स करते हैं तो हम पिंस के हिसाब से बताते हैं
कि अगर LCD MIPI जो पिन होती है, जिसको हम सीरियल डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस बोलते हैं, अगर इन पिनों में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो डिस्प्ले में किस टाइप के एरर्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बताते हैं कि जैसे LCD डिटेक्शन की पिन है, अगर इस पिन में प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या एरर्स आते हैं। ठीक है, FG एरर वाली पिन में अगर ट्रांसमिशन एरर आता है तो डिस्प्ले किस टाइप से कटी आती है। तो ये सब चीज़ काफ़ी डीप में हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, जिससे कि उनको रिपेयर करने में काफ़ी आसानी होती है और मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उनका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको जैसे सपोज करो ये LCD डिटेक्शन की पिन है एग्जांपल। ठीक है, तो LCD आपने देखा होगा जब भी हम चाइनीज़ LCD लगाते हैं, ठीक है, तो फिर जब ये LCD डिटेक्ट होती है तो ये पिन इसको मॉनिटर करती है, आइडेंटिटी करती है, तो फिर TE पिन काम करना स्टार्ट कर देती है ट्रांसमिशन के लिए। और जब हम ओरिजिनल एमोलेड LCD लगाते हैं तो फिर फिग ERR की पिन काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कुछ। ठीक है, तो ये सब ये पिन की डिटेल थी। अब मैं आपको ना थोड़ा ग्राफिक IC के बारे में समझाता हूँ कि जो डिस्प्ले सेक्शन में ये A सीरीज़ जितना भी लॉन्च हुआ है ना, A30, A50, A70, 71, ये सब इसमें ग्राफिक सेक्शन में ना एक ये ऑलमोस्ट लगे होते हैं, जिसमें एमोलेड LCD यूज़ होती है, उसमें ग्राफिक ड्राइवर लगाया है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये है ग्राफिक ड्राइवर, OCTA DC to DC। और ये जो ड्राइवर होता है दो काम करता है। पहला काम करता है कि ये ग्राफिक सेक्शन के लिए वोल्टेजेस जनरेट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 4.4 -4.4 वोल्ट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जनरेट करता है। और दूसरी वोल्ट जनरेट करता है VDD LCD EL VDD 4.6 वोल्ट पॉजिटिव। ये दोनों वोल्टेजेस होती हैं ग्राफिक्स के लिए। और यही ड्राइवर लाइट के लिए भी वोल्टेजेस जनरेट करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं VDD LCD ELA VDD 7.3 वोल्ट। तो ये दो काम करता है ये ड्राइवर। ठीक है, तो ये जो IC है ये ग्राफिक IC के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये कैसे काम करती है वो आप समझो यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो IC है ये बॉल IC होती है और एक्चुअली में इसके अंदर दो सेक्शन है, इसीलिए इसका दो इनपुट है। आप देखो यहाँ पे लिखा है VBAT SYS। आपको तो पता ही है, जो MI ओप्पो वीवो के फ़ोन होते हैं बैटरी की सप्लाई आती है और फिर उस IC से फिर DC to DC कन्वर्टर या BQ-IC से VPS सप्लाई जनरेट होती है और पूरे सेक्शंस में जाती है। उसी तरीके से सैमसंग फ़ोन्स के अंदर जब बैटरी आती है तो PMI से जो वोल्टेज जनरेट होते हैं उनको हम VBAT SYS के नाम से जानते हैं। तो जो VBAT SYS की जो सप्लाई होती है वो इनपुट सप्लाई होती है 3.7 वोल्ट अकॉर्डिंग टू योर बैटरी कितनी चार्ज है। तो ये वोल्ट यहाँ से इन होती है इन कैपेसिटर्स के थ्रू IC की A5 पिन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे IC की A5 पिन है, ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। A5 पिन है, ये इनपुट पिन है इस IC की। ठीक है, और ये जो इनपुट होती है वो होती है लाइट के लिए, यहाँ पे लाइट सेक्शन आउटपुट कर रहा है। और एक और सप्लाई इन होती है, आप देख सकते हैं, सॉरी ग्राफिक्स के लिए। और एक और सप्लाई इन होती है, देखिए यहाँ पे VBAT SYS, दो सप्लाई इन हो रही है, यहाँ से भी सप्लाई इन हो रही है और यहाँ से भी सप्लाई इन हो रही है। तो ये VBAT SYS भी वही सप्लाई है जो PMI से निकलती है 3.7 वोल्ट। और ये इन कैपेसिटर्स के थ्रू कॉइल्स, ये बूस्ट कॉइल के थ्रू इन होती है IC के अंदर। फिर स्विचिंग सर्किट स्टार्ट होता है और थ्रू बूस्ट कॉइल यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकलती है लाइट के लिए और हमारी लाइट ग्लो करती है। ये सप्लाई जाती है डिस्प्ले कनेक्टर पर और हमारी लाइट ग्लो करती है। तो ये जो LX की पिन होती है स्विचिंग पिन होती है। तो आपने लाइट सेक्शन पढ़ा ही होगा, मैंने इसके पहले वीडियोस में डाला था लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो लाइट सेक्शन अगर आपको नहीं पता है कैसे काम करता है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आपने देखा इस IC के अंदर ये जो सर्किट है लाइट के लिए इतना यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो VBAT की इनपुट सप्लाई यहाँ से इन होती है। ठीक है, तो यहाँ भी स्विचिंग सर्किट काम करता है और ये 3.7 इन होता है और LX2 के थ्रू यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए 4.4 -4.4 वोल्ट जनरेट होती है यहाँ पे और यहाँ पे जनरेट होती है इस कॉइल के थ्रू पॉजिटिव 4.6 वोल्ट। तो आपने देखा कि ये जो IC है ये ग्राफिक के लिए भी है और लाइट के लिए भी है। अगर ये IC ख़राब हो जाएगी तो हमारे फ़ोन में ग्राफिक्स का भी इशू आएगा और लाइट का भी इशू आएगा। तो ये जस्ट एक थ्योरी थी जो मैंने आपको समझाया। तो आपने देखा कि कितना कुछ है एक ग्राफिक और लाइट सेक्शन में समझने के लिए।
बाकी इसको जब हमारी जो क्लासेस चलती है 1 घंटे में हम 6 to 7 आवर्स की क्लासेस लेते हैं। हमारा जो कोर्स है 25 डेज़ का कोर्स है और इसके अंदर एक एक चीज़ों को हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं, जैसे पुल अप रेजिस्टेंस, पुल डाउन रेजिस्टेंस, वहाँ पे वोल्टेजेस क्यों हम देते हैं, स्विचिंग सर्किट क्या होता है, बक सर्किट क्या होता है, कैसे आउटपुट वोल्टेजेस निकलती हैं, कैसे इसको हम मल्टीमीटर से हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी पिनों पे एरर्स आने से हमारे डिस्प्ले पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जितना हो सके हम स्टूडेंट के लिए करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम रहा तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे जो बैचेस हैं 5 अप्रैल से स्टार्ट होने हैं, तो बाकी 5 मई से दूसरे बैचेस स्टार्ट होंगे। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप सर्किट्स की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दिए नंबर पर कॉल करके आप कोर्स की पूरी डिटेल्स ले सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने दिन का कोर्स है, कैसे कैसे क्या है, सब चीज़ आप आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।